बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 115 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। उसने मेरे सीने पर दबाव डाल रखा था ताकि मैं उठ ना सकूं। मुझे बेहोश करने के लिए मशरूब में जो भी नशावर चीज मिलाई गई थी उसका असर अभी ही शुरू हुआ था। मैं अगर चाहता भी तो अपने आप को उसके ज़ेरे असर आने से बचा नहीं सकता था, लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने रोशनी का एक कूंदा सा लपका। मैंने अपने अंदर की मख्फी और पुरस्रार कुव्वत को हरकत दी और फिर वो हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं होगा। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर होशो हवास में महसूस करने लगा और अगर मैं चाहता तो इस वक्त होशिंग को अपने से गिराकर उसकी हड्डियों का सुरमा बना सकता था। लेकिन अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैं मालूम करना चाहता था कि उसने मेरे साथ ये हरकत क्यों की थी। उसने मुझे बेहोश करने की कोशिश क्यों की थी। वो अपना क्या मकसद हासिल करना चाहती थी या किसी और के कहने पर उसने ऐसा किया था। मैंने गहरा सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली और जिस्म ढीला छोड़ दिया। मेरे अंदर की मख्फी कुव्वत जी ने काम शुरू कर दिया था। मैंने अपना सांस रोक लिया और मैं दूसरों के लिए बेहोश हो चुका था, मगर मैं अपने अंदर मुकम्मल तौर पर होश में था। मेरे दिमाग की खिड़कियां खुली थी। मैं हर आवाज सुन सकता था। उन आवाज़ों को शिनाख्त करना, चश्मे तसव्वुर से उनकी सूरतें भी देखना मेरे लिए अब मुश्किल नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं जब चाहता होश में आ सकता था। होशिंग मुझे छोड़कर अलग होगी। उसकी आंखों में और चेहरे पर सर्द मोरी के तासरात नुमाया थे। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर दूसरे कमरे में चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। उसने कपड़े पकड़ रखे थे और एक बैग उठा रखा था जो उसने सामने सोफे पर रख दिया। उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा, बाहर वाला दरवाजा खोलकर पहले इधर उधर झांका और फिर लड़कों की तरह एक हाथ की 2 उंगलियां ऊँटों में दबाकर सीटी बजाई। 1 मिनट बाद कोई गाड़ी कांटे के सामने आ रुकी। इंजन की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कोई वैगन थी। गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और रोशिंग के साथ 2 आदमी अंदर आ गए। उनमें से एक की आवाज सुनकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो तैरार था। मैंने इसे इतनी डोज दी है कि ये घंटों से पहले होश में नहीं आएगा और उस वक्त तक यहाँ से कम 150 मील दूर जा चुके होंगे। होशिंग ने कहा, तुमने वाकई वो काम कर दिखाया जो दूसरों से ना हो सका। मेगा ने जवाब दिया, ये रहा तुम्हारा इनाम। अब तुम भी फौरन ये जगह छोड़ दो। अगर तुम पर शुबा हो गया तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। होशिंग ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। वो लोग जानते हैं कि ये मुझे छोड़ने के लिए आया था। मजीद 1 घंटे तक वापस ना पहुंचा तो उनमें से कोई ना कोई यहाँ पहुंच जाएगा और सबसे पहले मुझ पर ही शुबा किया जाएगा। इसलिए मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे शाओयांग से आगे किसी जगह उतार देना। बैगा और उसके साथी ने मुझे सोफे से उठा लिया और काठी से बाहर ले जाकर सामने खड़ी हुई गाड़ी में डाल दिया। वो दोनों जैसे ही नीचे उतरे मैंने आंखें खोलकर सूरत हाल का जायजा लिया। ये कोई एम्बुलेंस थी जिसके एक साइड लंबाई के रुख पर स्ट्रेचर नुमा सीट थी जिस पर मुझे डाल दिया गया था। सामने भी लंबी सीट थी। एक तरफ गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था और दीगर वो तमाम लवाजमात मौजूद थे जो एक एम्बुलेंस में होने जरूरी होते हैं। ड्राइविंग कैबिन और पिछले हिस्से के दरमियान एक खिड़की थी। ड्राइविंग सीट पर इस वक्त कोई नहीं था। मुझे यकीन था कि मैगा और उसके साथी के अलावा सिर्फ होशिंग थी जिसे उनके साथ कुछ दूर तक जाना था। मुझे ये भी समझने में देर ना लगी कि ये लोग मुझे महज मरीज की हैसियत से मुसलसल बेहोश रखकर कहीं ले जाना चाहते थे। बाहर से मदम लहजे में बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर काठी का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और उसके फौरन ही बाद एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वाशिंग और मैगा मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गए थे। उन्होंने पिछला दरवाजा बंद कर दिया। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी हरकत में आ गई। वो दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे और मदम लहजे में बातें कर रहे थे। सारी सूरत हाल मेरी समझ में आ गई थी। बैगा ने वाकई बड़ी लंबी मंसूबा बंदी की थी। वो ये बात तो जान गया था कि मेरे होश में होते हुए मुझ पर काबू पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इससे पहले उनका हर हरबा नाकाम रहा था। उसके बाद उसने ये मंसूबा बनाया था। प्लानिंग के मुताबिक होशिंग को हमारे जिम्नाजियम में दाखिला लेना था और वो चीकू और जानकी की दोस्ती की आड़ में मुझसे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करती रही थी। शुरू में तो मेरी सर्द मोरी की वजह से नाकामी का सामना उसे करना पड़ा और बिलाखिर अपने मकसद में वो कामयाब हो गई। प्लानिंग के मुताबिक वो जानबूझकर देर तक कैंप से हमारे पास रहने लगी। मकसद यही था कि हम उसे काठी तक छोड़ने के लिए जा रहे थे और आज शायद वो अपने प्रोग्राम को फाइनल टच देकर आई थी। उसने गोया पहले से ये तय कर लिया था कि आज वो मुझे अकेले यहाँ लेकर आएगी और उसे अपने मकसद में नाकामी नहीं हुई थी। यहाँ आकर वो मुझे ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकने के लिए वही हथकंडे इस्तेमाल करती रही थी जो एक हसीन औरत किसी मर्द को चित करने के लिए कर सकती है, मगर इसमें उसे नाकामी हुई और जब मैं उठकर जाने लगा तो उसने मुझे जबरदस्ती रोक लिया। वो नीम बरना मेरे सामने आई थी। उसका ख्याल था कि मैं वालियाना अंदाज में उससे लिपट जाऊंगा, मगर इसमें भी उसे नाकामी हुई और बिलाखिर उसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और नशावर मशरूब के जरिए मुझे बेहोश करने की कोशिश की। मगर मैं बर वक्त उसकी साजिश से आगाह हो गया और ची की मदद से उसकी साजिश को नाकाम बना दिया और अब मैं उस एम्बुलेंस में बेहोश पड़ा था और वो दोनों मेरे सामने बैठे हुए सरगोशियों में बातें कर रहे थे। बैगा होशिंग की प्लानिंग और हौसला मंदी की तारीफें कर रहा था। मैं अपनी सीट पर बेईसो हरकत पड़ा जानकी वगैरह के बारे में सोच रहा था। मुझे होशिंग को उसके काठी तक छोड़कर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वापस चले जाना चाहिए था और अब तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। यकीनन किसी को मेरे पीछे भेजा गया होगा। फिर अचानक मुझे एक और ख्याल आया।
मसलीशी जान ने मेरी खुफिया निगरानी भी तो शुरू करा रखी थी। हो सकता है निगरानी करने वालों ने मुझे इस तरह अगवा होते देख लिया हो और मेरे पीछे आ रहे हो, और ये भी मुमकिन था कि उन्हें मेरे अगवा का पता ही ना चला हो। इस तरह जो कुछ भी करना था मुझे अकेले ही करना था और उसके लिए मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार था। एम्बुलेंस शाओलिन की हदूद से निकल चुकी थी और अब शाओयांग के करीब पहुंच रही थी। बैगा ने खिड़की पर झुककर ड्राइवर को हदायत कर दी कि वो एम्बुलेंस को कस्बे में ले जाने की बजाय बाहर वाली सड़क से शहर के दूसरी तरफ निकाल ले जाए। और फिर कुछ ही देर बाद शाओयांग भी पीछे रह गया। पीछे कोई गाड़ी आ रही है। होशिंग की आवाज सुनकर मैं भी चौंक गया और मामूली सी आंख में झुर्री पैदा करके देखा तो एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे के शीशे से पीछे आने वाली गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी अंदर भी पहुंच रही थी। हो सकता है ये पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी को, घबराने की जरूरत नहीं, मैं इनसे निपट लूंगा। तुम वो कहानी मत बोलना, दिमाग पर चोट लगने की वजह से मरीज कोमे में है और हम इसे शहर के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बैगा ने कहा। जेब से पिस्तौल निकाल कर चेक किया और दोबारा जेब में रख लिया। फिर खिड़की पर झुककर ड्राइवर से भी कुछ कहा। होशिंग अपनी सीट से उठकर मेरे करीब आ गई और मेरे मुंह पर मास्क लगा दिया, जिससे मुंसलिक रबर की नलकी सिलेंडर से लगी हुई थी, लेकिन उसने सिलेंडर का वालू नहीं खोला था। मेरे मुंह पर मास्क रखकर गालबन ये तासर दिया जाना मकसूद था कि मरीज को ऑक्सीजन पर रखा गया है। पीछे आने वाली गाड़ी तेजी से करीब आ रही थी। फिर वो हमारी एम्बुलेंस के बराबर पहुंचकर आगे निकलने की कोशिश करने लगी। उसके साथ ही मुझे बैगा की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने ड्राइवर से कुछ कहा था। मैंने आंख में झुर्री बनाकर देखा बैगा के हाथ में पिस्तौल था। वो खिड़की की तरफ रुख करके गालबन दूसरी गाड़ी पर फायर करना चाहता था। उस वक्त मैंने होश में आ जाना ही मुनासिब समझा और आंखें खोल दी। उस वक्त होशिंग अपनी सीट पर बैठी मेरी तरफ झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात थे। मुझे आंखें खोलते देखकर ये तासरात कुछ और नुमायां हो गए। मैंने एक हाथ से अपने मुंह पर से मास्क हटा दिया। होशिंग के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। होशिंग की चीख सुनकर मैगा तेजी से मेरी तरफ घूम गया। उसकी आंखों में भी वहशत सी उभर आई थी। मैंने बड़ी फुर्ती से दोनों टांगे समेट ली और यल करते हुए दोनों पैर फ्लाइंग किक के अंदाज में उसके सीने पर दे मारे। वो चीखता हुआ सीट पर उलट गया। पिस्तौल भी उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया। बैगा के लिए ये सब कुछ गैर मुतवक्के था। होशिंग ने उसे बताया था कि मैं 8-10 घंटों से पहले होश में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं न सिर्फ होश में आ गया था बल्कि उस पर भरपूर अंदाज में हमला भी कर दिया था। होशिंग भी चीखती हुई एक तरफ गिर गई। उसने मैगा का गिरा हुआ पिस्तौल उठाने की कोशिश की, मगर मेरी एक किक उसके कंधे पर सामने की तरफ लगी और वो चीखती हुई पीछे उलट गई। दूसरी गाड़ी एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश करते हुए और इस कोशिश में दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। बैगा ने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैंने एक जोरदार पंच रसीद कर दिया जो उसकी नाक पर लगा। नाक से खून बह निकला। वो सीटों के दरमियान ऐसी जगह फंसा हुआ था और आजादी से हरकत भी नहीं कर सकता था, और मुझे ये बालादस्ती हासिल थी कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत कर सकता था। दोनों गाड़ियां सड़क से उतरकर पथरीले मैदान में एक दूसरे से टकरा रही थी। कई मरतबा ऐसा लगा जैसे एम्बुलेंस उलट जाएगी। मैं सीटों में फंसे हुए मैगा पर घूंसे बरसा रहा था। इसी दौरान में होशिंग को मौका मिल गया। वैन की सीट के नीचे 2 इंच गोलाई वाला एक 3-4 फुट लंबा जिस्ती पाइप रखा हुआ था। होशिंग ने वो पाइप उठाकर मुझ पर हमला किया। अगर मैं बर वक्त एक तरफ झुक ना जाता तो मेरी खोपड़ी के परखचे उठ जाते, लेकिन बहरहाल पाइप की जरब मेरे बाएं कंधे पर लगी और बड़े जोर से लगी। मैंने होशिंग को दोबारा हमला करने का मौका नहीं दिया और पलटकर उसके सीने पर जोरदार पंच रसीद कर दिया। वो खौफनाक अंदाज में चीखती हुई पीछे उलट गई। मैंने उसे भी उठाकर मैगा पर फेंक दिया और पिछले दरवाजे के करीब पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और ड्राइविंग कैबिन में छोटी सी खिड़की से झांकते हुए ड्राइवर को एम्बुलेंस रोकने का हुक्म दिया। उसके साथ ही मैंने डैशबोर्ड पर एक फायर भी कर दिया। एम्बुलेंस लहरा गई, लेकिन फिर उसकी रफ्तार कम होती चली गई और कुछ दूर जाकर रुक गई। दूसरी कार उससे चंद गज आगे जाकर रुक गई थी। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने गाड़ी रोकते ही नीचे उतरकर एक तरफ दौड़ लगा दी, मगर कार से उतरने वाले एक शख्स ने लपक कर उसे पकड़ दिया और उसकी धुनाई करने लगा। मैंने 2 और आदमियों को कार से उतरते हुए देखा। उनमें एक कोची था और दूसरा भी हमारे कैंप का एक सीनियर स्टूडेंट था। होशिंग उठने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसकी गद्दी पर एक जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। वो चीखती हुई ढेर हो गई। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। ऐसी दुश्मन और साजिशी जहन रखने वाली औरतें किसी हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं थी। मैंने पलटकर दरवाजे पर जोरदार किक मारी। दरवाजा खुल गया और जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसी वक्त कोची और उसका दोस्त भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। फैदान, तुम ठीक हो? कोची बोला। मैं ठीक हूँ, इन्हें बाहर निकालो। मैंने एम्बुलेंस के अंदर इशारा किया। वो दोनों एम्बुलेंस में घुस गए और उन दोनों को मारते पीटते हुए बाहर निकाल लाए। होशिंग को देखकर कोची का भी खून खोल उठा। उसने 2-4 हाथ बोनस के तौर पर भी लगा दिए थे। तीसरा आदमी ड्राइवर को भी मारता पीटता हुआ ले आया। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। हम शाओयांग से तकरीबन 30 मील दूर थे। हमारे चारों तरफ होलनाक सन्नाटा था। मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं थी। बैगा तिराड पहली मरतबा इस तरह मेरे हाथ लगा था और मैं उसे बहुत कुछ मालूम करना चाहता था। वो बहुत मुश्किल आदमी साबित हुआ था, लेकिन उसे जबान तो बहरहाल खोलनी पड़ी। उसने जो कुछ बताया वो बड़ा सनसनीखेज था। गोल्डन ट्राइएंगल का जनरल खोराट इस वक्त मेरा बदतरीन दुश्मन था।
यूं तो दुनिया का हर शरीफ आदमी उस मौत के सौदागर का दुश्मन था। बहुत सी हुकूमतों ने भी उस पर इस तरह की पाबंदी लगा रखी थी, मगर इस तरह उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका था जिस तरह मैंने उसके घर में घुसकर नुकसान पहुंचाया था। उसकी एक लेबॉर्ट्री तबाह कर दी थी, दर्जनों कारिंदों को मौत के घाट उतारा था और फरार होते हुए उसका हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया था। मैं वह शख्स था जो उसकी राजधानी में घुसकर तबाही नाजल करता हुआ जिंदा सलामत वहां से निकल गया था। उसने मेरी तलाश में दुनिया भर में अपने आदमी फैला दिए थे और मुझे वो हर कीमत पर जिंदा गोल्डन ट्राई एंगल में वापस लाना चाहता था। उसने मेरे लिए कोई बहुत ही खास सजा तजवीज कर रखी थी। बैगर ने यह सनसनीखेज इंकशाफ भी किया कि किम तो गोल्डन ट्राई एंगल में मेरे ही हाथों मारा गया था और दारा चीफांग चंद हफ्ते सुनहरी तकोन में रहने के बाद खुफिया तौर पर बैंकॉक वापस चले गए थे। उन्होंने जनरल खुराट से वादा किया था कि वो वहाँ बिजनेस को फरोग देकर उसके नुकसान की तलाफी करने की कोशिश करेंगे। मजीद बहुत सी मालूमात हासिल कर लेने के बाद मैंने कोची के एक साथी को इशारा किया। वो बैगा को धकेलता हुआ एक तरफ ले गया। बैगा को जिंदा छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन चंद मिनट बाद ही भाग दौड़ की आवाजें सुनकर मैं चौंक गया। मैं कोची को वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ उस तरफ पहुंच गया जहां मैगा को ले जाया जा रहा था और फिर मैं ठिठक कर रुक गया। कोची का साथी जमीन पर पड़ा करा रहा था और मैगा के दौड़ते हुए कदमों की आवाज बहुत दूर सुनाई दे रही थी। उसका दाव चल गया था और वो हमारे आदमी को जख्मी करके भाग गया था। इस वीराने में उसका पीछा करना बेकार था। मैं अपने साथी को उठाकर वापस आ गया। उसके तकरीबन 10 मिनट बाद हम वहां से रवाना हो गए। मैं गुची के साथ कार में था और दूसरे दोनों लड़के एम्बुलेंस में। होशिंग और ड्राइवर को उस वीराने ही में छोड़ दिया गया था। उनकी सजा यही थी कि वो इस वीराने में भटकते रहे। वो दोनों दूर तक हमारी गाड़ियों के पीछे भागे थे और फिर होशिंग गिर पड़ी थी और ड्राइवर भी रुक गया था। जब हम अपने कैंप में वापस पहुंचे तो रात ढल रही थी। जानकी जाग रही थी। वो मेरे लिए परेशान थी और सारी रात उसने परेशानी में गुजारी थी। मैं अपने बिस्तर पर गिर गया। वो भी मेरे करीब बैठ गई। मैं उसे गुजरे हुए वाकयात की तफसील सुनाने लगा। बातें करते करते मेरी आंख लग गई। जानकी भी मेरे करीब ही लेट कर सो गई। 2 हफ्ते और गुजर गए। मास्टर हैंक भाई ने मेरे कुछ इम्तिहान लिए और मुझे कामयाब करार दिया और मुझे इजाजत दे दी कि मैं जब चाहूँ वहां से जा सकता हूँ। मेरे एजाज में एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम भी किया गया था जिसमें शाओलिन टेम्पल के तमाम मास्टर्स मौजूद थे। मैंने उनके सामने सीनियर कराटे काज के साथ अपने फन का मुजाहरा भी किया। मुझे हर तरफ से मुबारकबादें मिलती रहीं। उससे अगले रोज सुबह सवेरे मैं और जानकी पहाड़ी पर मास्टर हैंक पाई के सामने बैठे हुए थे। वो हमारे लिए मास्टर हैंक पाई का आखिरी लेक्चर था जो खासा तवील साबित हुआ। मेरे ख्याल था कि दोस्तों से मिलने के लिए 2-4 दिन मजीद वहां रहूंगा, लेकिन उस रोज एक और सनसनीखेज इतला मिली। डांको की पुलिस हमारी तलाश में शाओ यांग पहुंच चुकी थी। चीकू का यह ख्याल दुरुस्त साबित हुआ कि डांको में काराचान की कोठी में आतिशजदगी और उसकी मौत का राज एक न एक दिन जरूर खुल जाएगा। उस वक्त काराचान के शोर सियान चांग ने अगरचे पुलिस को रिश्वत देकर उस आतिशजदगी को एक इत्तेफाकी हादसा बनवा लिया था, मगर चीकू ने कहा था कि ये मामला कभी न कभी जरूर उठेगा और सियान चांग अपनी जान बचाने के लिए हमें फंसाने की कोशिश करेगा। और बिलाखिर उसने ऐसा ही किया था और पुलिस हमारी तलाश में पहुंच गई थी। सियान चांग को मालूम था कि मेरी और जानकी की मंजिल शाओलिन टेम्पल थी। उसने पुलिस को हमारे बारे में यकीनन सब कुछ बता दिया होगा। मैंने ठीक कहा था ना? चीकू ने कहा। मैं सियान चांग को बहुत अरसे से जानती हूँ। वो दौलतमंद आदमी है। अपने आप को बचाने और दूसरों को फंसाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मैंने मास्टर ली शियान को सूरतियाल से आगाह किया। उसने हमें फौरन ही शाओ यांग में चांग शाओ और आशी के बंगले पर पहुंचा दिया। चीकू भी हमारे साथ थी। वो रात हमने वहीं गुजारी और अगले रोज सुबह सवेरे वो दोनों मियाँ बीवी हमें अपनी गाड़ी पर लेकर रवाना हो गए। 6 घंटों के तवील सफर के बाद हम गोयल लेन पहुंच गए। एक बड़ा शहर था, यहाँ एयरपोर्ट भी था, लेकिन जाहिर है हम हवाई जहाज पर सफर नहीं कर सकते थे। यहाँ हमने हाशी के कजन के यहाँ क्याम किया। 3 दिन यहाँ रहे और फिर हाशी का कजन हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर लुजूर की तरफ रवाना हो गया। हम सुबह 9 बजे के करीब गोयल लेन से रवाना हुए थे। लुजूर पहुंचे तो 4 बज चुके थे। वहां भी हमारा क्याम हाशी के कजन के एक दोस्त के यहाँ रहा। उसने अगले रोज शाम को नानिंग पहुंचा दिया। हमारा वापसी का ये सफर ज्यादा दिलचस्प नहीं था, सिवाय इसके कि हम पुलिस से छुप कर सफर कर रहे थे। इसलिए मैं इस सफर की तफसीलात बताकर आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। कोई दिलचस्प वाकया पेश आता तो उसके बारे में जरूर आगाह करता रहूंगा। अलबत्ता इन सुतूर के जरिए मैं चांग शाओ और उसकी खूबसूरत बीवी हाशी का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उनके ताउर और उनके दोस्तों की मदद से हम चीन की सरहद तक पहुंचने में कामयाब हो सके थे। शाओलिन टेम्पल से रवाना होने के 8 दिन बाद हमने मैंगला नामी एक छोटे से गांव से 4 मील आगे एक जगह से सरहद पार कर ली। चीकू हमारे साथ नहीं आई थी। उसने नेक तमन्नाओं के इजहार के साथ बड़ी गर्मजोशी से हमें रुखसत कर दिया। वो शाम का वक्त था। मैं और जानकी छुपते छुपाते रात भर सफर करते रहे। ये पहाड़ी इलाका जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ खूनख्वार दरिंदे भी हो सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से किसी दरिंदे से हमारा सामना नहीं हुआ। सुबह के वक्त हम चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती में दाखिल हो गए और तब ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि हम चीन से बर्मा की तरफ नहीं, लाओस की सरहद में दाखिल हो गए थे। दुनिया में खुदा के नेक बंदे अब भी मौजूद हैं
उस बस्ती में भी हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने हमारी आगे रवानगी का बंदोबस्त कर दिया। इस तरह मजीद 3 दिन सफर की कठिनाइयां उठाने के बाद हुए साई पहुंच गए। लाओस का ये शहर थाईलैंड की सरहद के करीब ही वाक़ है। चीन की सरहद के करीब की बस्ती से हमारे साथ आने वाला आदमी हमें एक बहुत आलीशान कोठी में ले गया, जिसके मालिक के बारे में पता चला कि वो भी इस छोटी सी बस्ती का रहने वाला था, जिसने शहर में आकर तालीम हासिल की और बिजनेस शुरू करके बहुत बड़ा आदमी बन गया। यहाँ उसका शुमार शहर के मुअज्जिन में होता था। उसके ताल्लुकात भी बहुत वसी थे। हमारी कहानी सुनने के बाद उसने वादा किया कि हम 2-4 दिन उसके मेहमान रहेंगे, वो हमें सरहद पार कराने का बंदोबस्त कर देगा। हमारे लिए ये इतना बड़ी सनसनीखेज साबित हुई कि हुए साई से चंद मील आगे सरहद के दूसरी तरफ थाईलैंड का वो सरहदी कस्बा चियांग साइन में वाक़ है, जिससे हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। सरदार थालुंग का शहर, जहाँ से हम गोल्डन ट्राई एंगल में दाखिल हुए थे। सरहद पर वही दरियाए मेकांग था, जिसमें दाखिल होकर एक तरफ हम चियांग साइन की तरफ जा सकते थे और दूसरी तरफ कुछ ही आगे गोल्डन ट्राई एंगल का किनारा था। और मैं सोच रहा था कि अगर जनरल खुराट को ये मालूम हो जाए कि हम हुए साई में मौजूद हैं तो उसके लिए हमें गोल्डन ट्राई एंगल ले जाना कितना आसान होगा। हुए साई के बिजनेसमैन मिस्टर किनमिन ने दूसरे रोज किसी वजह से हमें अपनी कोठी से एक छोटे मकान में मुंतकिल कर दिया था, जहाँ हमारी देखभाल और खाने वगैरह के बंदोबस्त के लिए एक अधेड़ उम्र औरत भी मौजूद थी। उस शाम 8 बजे के करीब मैं और जानकी मकान से निकलकर टहलते हुए कुछ आगे बाजार की तरफ निकल गए। सड़क पार करने के लिए हम एक जगह रुक गए। उसी वक्त एक सुर्ख रंग की चिमचमाती हुई खूबसूरत कार हमारे करीब आ रुकी। स्टीयरिंग के सामने बवर्दी शोफर बैठा हुआ था। उसने जल्दी से नीचे उतरकर पिछला दरवाजा खोल दिया। पहले एक अधेड़ उम्र बारी बरकम आदमी नीचे उतरा और फिर एक औरत कार से बरामद हुई। उस औरत को देखकर मेरे दिमाग में धमाके होने लगे, सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं जानकी की तरफ देखने लगा। वो भी बुत बनी खड़ी पलक झपके बगैर कार से उतरने वाली औरत को देख रही थी। वो थाई वांग थी। मैं ये भूल गया था कि थाई मर चुकी थी और तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपने हाथों से चादर में लपेटकर दरियाए मेकान की लहरों के सुपुर्द किया था और तेज रू लहरें उसे अपने साथ बहाकर मुझसे दूर ले गई थी। लेकिन मेरे सामने वो हसीन औरत वो थाई थी। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती थी, इसलिए तो मैं बाएं फैलाकर वालियाना अंदाज में उसकी तरफ लपका। उसने भी मुझे देखा था और मेरा ख्याल था कि वो भी दौड़कर मुझे अपनी बाहों के इशार में ले लेगी, मुझे अपने सीने से लगाकर भींच लेगी और मैं अपने वो सारे दुख भूल जाऊंगा जो मैंने इस तरह से में उठाए थे। मुझे फिर वही गुदाज आगोश मिल जाएगी जिसमें ममता जैसी हिद्दत और महबूब के प्यार जैसी झोलानी थी। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन में उस जैसे अनगिनत ख्यालात आए। इस वक्त मेरी बेताबी और मेरा इज़्तिराब काबिले दीद था और देखने वालों ने यकीनन मुझे पागल ही समझा होगा, मगर मुझे किसकी परवाह थी। मैं तो अपनी थाई को अपनी बाहों में लेने के लिए लपक रहा था, लेकिन मुझे इस तरह वालियाना अंदाज में अपनी तरफ लपकते देखकर उस हसीन औरत की आंखों में उलझन सी तैर गई। पहले तो वो शायद ये समझी होगी कि मैं किसी और तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने बिल्कुल सामने पाकर वो वैसे ज़दा सी होकर बड़ी तेजी से एक तरफ हट गई और मैं अपनी ही झोंक में कार से टकरा गया। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और इस हरकत का क्या मतलब है? ये वही आवाज़ थी। थाई जब गुस्से में बोलती तो उसकी आवाज़ इसी तरह कपकपाने लगती थी। मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे, कनपटियां सुलग उठी और दिल सीने की बजाय हल्क में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मैंने पलट कर देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सर्द मोरी थी।